स्वीडन की नाटो में शामिल होने की जो सबसे बड़ी बाधा थी टर्की, वो अब जो है कहीं ना कहीं जो है झुक गया है और प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगान जो है नाटो में स्वीडन के शामिल होने के लिए राजी हो गए हैं। और इस बात की घोषणा जो है नाटो के जो चीफ हैं जीन्स स्टोल्टेनबर्ग, उन्होंने घोषणा की है। हम पूरे मैटर को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जिसके चलते स्वीडन जो है नाटो में शामिल हुआ और टर्की को झुकना पड़ा, या ये एक विन विन सिचुएशन थी जिसमें दोनों ही देशों ने कुछ अपने स्टेप्स को पीछे किया है और कुछ उन्होंने गेन किया है। पूरे मैटर को हम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में एर्दोगान जब लिथुआनिया के लिए मूव कर रहे थे, जहां पर नाटो की मीटिंग हो रही है, वहां जाने से पहले उन्होंने ये बात कही कि टर्की जो है मेंबरशिप के लिए स्वीडन की तभी तैयार होगा जब स्वीडन के साथ साथ टर्की को जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाया जाए। एक तरफ स्वीडन जो है नाटो को ज्वाइन करेगा और यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप टर्की को मिलेगी। और इसके बाद ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है स्वीडन की जो मेंबरशिप है नाटो में वो कहीं ना कहीं जो है टर्की रोक देगा और एक अनसर्टेनिटी आ गई। लेकिन जैसे ही ये मीटिंग हुई जिसमें जीन्स स्टोल्टेनबर्ग और रेसेप तैयब एर्दोगान और साथ ही साथ जो स्वीडन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जब उसकी मीटिंग हुई तो उसके बाद ये फिक्स हो गया कि टर्की जो है वो स्वीडन की जो मेंबरशिप है उसमें कोई अड़ंगा रोड़ा नहीं लगाएगा। और इसी के साथ जो नाटो परिवार है उसकी जो संख्या है वो 31 से 32 हो गई है। अभी लास्ट ईयर ही अप्रैल में फिनलैंड को जो है इसकी मेंबरशिप मिली थी और अब जो है स्वीडन इसके लिए मेंबर बन जाएगा। लेकिन अभी इसके साथ कुछ प्रश्न जुड़े हुए हैं। हालांकि जो नाटो के चीफ हैं जीन्स स्टोल्टेनबर्ग, उन्होंने एक इसे हिस्टोरिक स्टेप माना है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने इसका समर्थन किया है और पूरे यूरोपीय यूनियन ने और नाटो ने इसका समर्थन किया है। पूरे मैटर को हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या परिस्थितियां बनी जिनके चलते टर्की जो है एग्री हुआ। स्टोल्टेनबर्ग ने बताया कि जब स्वीडिश लीडर्स जो हैं और टर्किश लीडर्स जो हैं लिथुआनिया की कैपिटल विनियस में मिले तो उसके बाद ये एग्रीमेंट पॉसिबल हुआ। लेकिन स्टोल्टेनबर्ग ने साथ ही साथ ये भी जोर दिया है कि अभी टर्की की तरफ से कोई क्लियर डेट जो है नहीं दी गई है और स्वीडन कब ये मिलिट्री अलायंस ज्वाइन करेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि टर्किश पार्लियामेंट इसे कब मंजूरी प्रदान करती है, रेक्टिफाई करती है। एक्चुअल में जहां पर ये नाटो की मीटिंग हो रही है वो एक बाल्टिक कंट्री है लिथुआनिया, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया है और ये एक बाल्टिक कंट्री है, नॉर्दर्न यूरोप में है। आप इसे इस मैप में समझ सकते हैं कहां पर इसकी लोकेशन है। और 3 देश हैं जिन्हें बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है जो कि बाल्टिक सी के ईस्टर्न तट पर, पूर्वी तट पर स्थित हैं। और इन बाल्टिक कंट्रीज में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया 3 ये देश आते हैं। और अक्सर ये प्रश्न बनता है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अलग अलग एग्जामिनेशन में कि बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन से हैं या निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक कंट्री नहीं है। तो 3-4 नियम दिए होते हैं, उनमें से आपको पॉइंट आउट करना होता है। तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये जो है 3 बाल्टिक कंट्री हैं। स्वीडन जो है एक्चुअल में जिसकी मेंबरशिप की बात चल रही थी यहाँ नाटो के मीटिंग में लिथुआनिया की कैपिटल में, ये एक ईस्टर्न नेबर है फिनलैंड का। और फिनलैंड ने लास्ट ईयर अप्रैल में जो है अपनी मेंबरशिप जो है नाटो में प्राप्त करने में कामयाब हो गया था। हालांकि शुरुआती समय में टर्की ने उसका भी विरोध किया था। और एक्चुअल में ये स्वीडन और फिनलैंड जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, इन्हें नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। ये जो है एक्चुअली मिलिट्री न्यूट्रल माने जाते हैं, इन्हें सैन्य रूप से तटस्थ देश माना जाता है। और इनका जो इंटेंशन हुआ नाटो ज्वाइन करने का वो लास्ट ईयर मई में हुआ जब रशिया ने अपना फुल स्केल इन्वेजन जो है यूक्रेन में शुरू किया, जिसके बाद फिर फिनलैंड ने ऑफिशियली जो है फॉर्मली जो है ज्वाइन कर लिया था नाटो को अपनी सुरक्षा के चलते, ताकि उसे बेटर सिक्योरिटी जो है अश्योर हो सके नाटो की तरफ से। क्योंकि जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं रशिया के बहुत ही करीब हैं, उनके बॉर्डर्स मिलते हैं। तो स्वीडन जो है अगर हम बात करें जहां जो ये
देश ज्वाइन करना चाहता है, इसके बारे में बेसिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वीडन जो है इसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ स्वीडन है और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और ये एक नॉर्डिक कंट्री है जो कि लोकेटेड है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में, जो कि नॉर्दर्न यूरोप में है। और इसका जो बॉर्डर मिलता है वो नॉर्वे से मिलता है, ये जो कि आप मैप में देख रहे हैं। और इसके वेस्ट में जो है, वेस्ट एंड नॉर्थ में फिनलैंड जो नॉर्वे है और ईस्ट में जो है फिनलैंड है। और इसकी जो कैपिटल है बहुत ही फेमस है, स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम प्राइज के बारे में आप जानते हैं, कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं कि एक स्टॉकहोम प्राइज जो है किस लिए दिया जाता है और किस सब नेम से भी जाना जाता है। अगर हम नॉर्डिक कंट्री की बात करें तो ये प्रश्न भी जो है जनरली कंपटीशन में पूछा जाता है और चूंकि ये चर्चा में घटनाक्रम रहेगा तो प्रश्न बनने की यहाँ से संभावना भी बनती है। स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड को जो है ये 5 कंट्री हैं जिन्हें नॉर्डिक कंट्री कहा जाता है। अगर हम बाल्टिक कंट्री की बात करें तो बाल्टिक कंट्री 3 हैं, जैसे लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। ये 3 कंट्रीज जो हैं वो बाल्टिक कंट्रीज हैं, जबकि नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं 5 हैं, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड। और एक्चुअल में इन्हें नॉर्डिक कंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्योग्राफिकल और कल्चरल रीजन इनका जो है वो कॉमन है, साथ ही साथ इनका लाइफ स्टाइल, इनका हिस्ट्री, रिलीजन, कल्चर और वे ऑफ लाइफ, सोशल स्ट्रक्चर जिसमें काफी समानता दिखती है, जिसके चलते इन्हें नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। और टर्की जो है पिछले कुछ महीनों से लगातार स्वीडन की जो एप्लीकेशन थी मेंबरशिप के लिए नाटो की, उसको ब्लॉक कर रहा था। और उसका यह कहना था कि स्वीडन जो है कुर्दिश जो मिलिटेंट्स हैं, आतंकवादी हैं, उनको होस्ट करता है, उनको अपने यहाँ हार्बर करता है, जो कि टर्की में जो है आतंकवादी घटनाएं देख करते रहते हैं। और जब तक स्वीडन इन घटनाओं पर, इन आतंकवादियों पर रोक नहीं लगाएगा, टर्की जो है मेंबरशिप के लिए स्वीडन की एग्री नहीं करेगा। अगर हम नाटो की बात करें तो ये नाटो के का एक प्रोसेस है जिसमें जो मेंबरशिप रिक्वायर्ड होती है उसके लिए जरूरी होता है, आवश्यक होता है कि जो अप्रूवल है वो उस मिलिट्री अलायंस के सभी मेंबर दें। और चूंकि टर्की भी इसका एक मेंबर है और टर्की के अगर वीटो हो जाए तो निश्चित रूप से जो है स्वीडन को शामिल नहीं किया जा सकता था, जिसके चलते ये डेडलॉक बना हुआ था। हालांकि अब जो है टर्की एग्री कर गया है। और अगर हम नाटो की बात करें तो नाटो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है स्वीडन के लिए, फिनलैंड के लिए, नॉर्डिक कंट्रीज के लिए, तो जिस तरीके से यूक्रेन पर रशिया का इन्वेजन हुआ और जिसके चलते जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं उनके अंदर एक फियर आया है रशियन एग्रेशन का, उसके चलते कई छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहते हैं। और ये जो नाटो है वो एक गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, यानी एक सैन्य अलायंस है और जिसकी स्थापना जो है अभी तक जो है इसके 31 मेंबर हैं। अब जब स्वीडन जुड़ जाएगा तो इसके परिवार में 32 लोग हो जाएंगे और इन 32 लोगों में 30 लोग जो होंगे वो यूरोपियन कंट्रीज से होंगे और 2 जो है नॉर्थ अमेरिका से हैं, कनाडा और यूएसए। अगर हम इसकी बात करें नाटो के एस्टैब्लिश की तो नाटो जो है 1949 में 4 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी में ये एक ट्रीटी साइन की गई थी। उसके बाद ये जो है अस्तित्व में आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और जिस तरीके से कोल्ड वॉर अमेरिका और रशिया वेस्ट के बीच में उभरी उसके चलते नाटो का गठन हुआ। और नाटो एक प्रकार का जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है और इस सिक्योरिटी सिस्टम में जितने भी कंट्रीज शामिल हो जाते हैं वो सब इस बात के लिए एग्री करते हैं कि वो सब एक दूसरे को डिफेंड करेंगे अगर कोई थर्ड कंट्री या देश उन पर हमला करता है। तो ऐसी स्थिति में स्वीडन के लिए, फिनलैंड के लिए रशियन एग्रेशन से बचने के लिए नाटो में शामिल होना, इस मिलिट्री अलायंस में शामिल होना और उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके चलते वो निरंतर जो है दबाव बना रहे थे कि उनको नाटो में शामिल किया जाए। हालांकि टर्की जो था वो निरंतर विरोध कर रहा था स्वीडन का, विशेष करके जिस तरीके से वहां पर एंटी मुस्लिम या इस्लामोफोबिया तथा कथित, जैसा कि टर्की कहता रहा है, उसके चलते वो विरोध कर रहा था। जिस तरीके से वहां पर कर्डिश जो मिलिटेंट्स हैं, आतंकवादी हैं, वो उनके ऊपर वो स्वीडन के ऊपर आरोप लगा रहा था, जिसके चलते वो अनुमति नहीं दे रहा था। हालांकि अब वो उसके लिए तैयार हो गया है। फिर अगर हम नाटो की बात करें तो नाटो को जो हेडक्वार्टर वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसका मिलिट्री हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो वो मॉन्स बेल्जियम दोनों में ही है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर जो थे उल्फ क्रिस्टरसन, वो उन्होंने बहुत हैप्पी हुए और उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा दिन है स्वीडन के लिए। और इसी तरीके से स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि स्वीडन ने
एक प्रयास किया है, एफर्ट किया है उन समस्याओं के समाधान के लिए जिनको टर्की निरंतर उठा रहा था, और जो टर्की की जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो वैध टर्की की जो चिंताएं हैं सुरक्षा से जुड़ी हुई, उनको समाधान किया है स्वीडन ने, और जिसके परिणाम में एज ए रिजल्ट जो है स्वीडन ने कुछ इंपॉर्टेंट एफर्ट्स किए हैं, जैसे अमेंडेड्स उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है, उसने अपने कानून में कुछ परिवर्तन किए हैं, और इसी तरीके से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन अगेंस्ट पीकेके कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के विरुद्ध शुरू किया है। तो इन सब के चलते जो है टर्की को भी उसने मोबिलाइज करने की कोशिश करी, और फिर टर्की को जो आर्म्स एक्सपोर्ट्स थे वो भी उसने रिज्यूम कर दिया है। तो जिसके बाद टर्की तैयार हुआ। तो टर्की और हंगरी अभी वर्तमान में दो ऐसी कंट्रीज हैं नाटो मेंबर जिन्होंने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है, और टर्की ने ये कहा है कि वो अपनी पार्लियामेंट में इसको रेटिफाई कराएगा। हालांकि हंगरी को भी ये कराना होगा, जिसके बाद स्वीडन की मेंबरशिप जो है पूर्णतः एक्टिव होगी। फिर अगर हम अलायंस में की ही बात करें तो यूक्रेन के लिए जब ये प्रश्न आया है कि उसको मेंबरशिप प्रदान की जाए, तो सभी मेंबर्स ने जो है यूक्रेन को सीधे सीधे कहा कि अभी वो ब्लॉक को ज्वाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रही है। और अगर ऐसी स्थिति में यूक्रेन को जो है शामिल किया जाएगा नाटो में, तो इससे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है न्यूक्लियर आर्म्ड रशिया के साथ, जो कि वैश्विक सुरक्षा के लिए और शांति के लिए ठीक नहीं होगा। और वो व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी ये बात मानी कि हम भी युद्ध के दौरान जो है किसी मेंबरशिप की आशा नहीं रखते हैं, लेकिन एक क्लियर साउंड सिग्नल यूक्रेन के जो एफर्ट्स हैं नाटो में शामिल होने के लिए वो जरूर जाना चाहिए। और फिर इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो यूरोप में और विशेष करके जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उनमें भी दो तरह की ओपिनियंस उभर करके आ रही हैं। कुछ लोग स्वीडन के शामिल होने की आलोचना कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है स्वीडन का, क्योंकि स्वीडन जो है एक छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रही है, ग्लोबल इमेज रही है, वो कहीं ना कहीं डेंट हो रही है, क्योंकि उसकी पहचान जो है एक इंटरनेशनल मीडिएटर की रही है, जबकि अब वो एक मिलिट्री अलायंस में शामिल हो रहा है, और फिर वो एक कंट्री टर्की के साथ नेगोशिएट कर रहा है जिसका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सपोर्टर्स भी हैं जो नाटो में शामिल होने का लोग समर्थन कर रहे हैं, और उनका यह मानना है कि मेंबरशिप जो है बहुत जरूरी आवश्यक थी, क्योंकि जिस तरीके से एडिशनल सिक्योरिटी जो गारंटी हमको नाटो के जरिए से मिली है, जिस तरीके से वोलाटाइल पीरियड यूरोप में चल रहा है, पॉलिटिक्स में चल रहा है, जिस तरीके से डायनेमिक्स यूरोप का सिक्योरिटी डायनेमिक्स चेंज हुआ है, तो उसके चलते ये आवश्यकता। कुल मिलाकर के ये वीडियो रहा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो प्रयास, तो आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।